और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको गढ़वाल कृष्णनगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ऐसे हमारे बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वक्ता श्रीमान तेजस्वी हमारे सूर्या जी, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार युवाओं के बीच में सक्रियता से काम करते हैं, मेरे छोटे भाई श्रीमान कुन्नल लटवाल जी, और इस क्षेत्र के आप सबके अत्यंत प्रिय और जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार एक विकास की गंगा बहाने का काम किया है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि उन्होंने कितने काम इस क्षेत्र में किए हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, भाई कुलदीप जी, हमारे इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, जिला महामंत्री जगत किशोर बर्थवाल जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ नौटियाल जी, मंच का संचालन करने वाले जो काफी हमारे अनुसंधानकर्ता भी हैं, अभी सूर्या जी है ना, नाम तो सुधीर जी है इनका, लेकिन अनुसंधानकर्ता भी आप ही कह रहे थे ना कि इतनी सारी रिसर्च करके लाए हैं, बहुत सारी रिसर्च करके लाए थे। श्रीमान सुधीर जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अतर सिंह असवाल जी, मेरे साथ युवा मोर्चा में जिन्होंने काम किया भाई सूरज घड़ियाल जी, मंडल अध्यक्ष गिरीश पेनोरी जी, मंडल अध्यक्ष खिरसू रमेश मंगरवाल जी, मेरे युवा मोर्चा के समय के महामंत्री भाई नीरज पात्री जी, अभी विधानसभा प्रभारी हैं, समस्त हमारे पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग आकर पूरी बाइक रैली में जिस प्रकार का मैंने उत्साह देखा, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारा ये प्रदेश, ये युवा प्रदेश अब एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब मुझे आप लोगों की ऊर्जा देखकर ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प थे उन्हें अब सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से आप लोगों ने समर्थन किया है, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, आप जैसे जितने भी यहाँ पर आए, मैंने पहले ही कहा, कोई एक तो जो युवा है, युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा है वो आयु से नहीं है राकेश भाई साहब। देखिए ऐसे युवा है, उनको जोश आ रहा है तो आप इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। युवा की परिभाषा क्या है? युवा कौन होता है? युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। नंबर एक, क्या होता है? युवा कौन होता है? ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों में जोश तो होना ही चाहिए हर समय। तो आप सब युवा हैं, युवा कोई आयु से नहीं है। दीदी देखो कितनी तेज हमारी ताली बजा रही है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में शोले होते हैं। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। युवा वो होता है जो हर असंभव को संभव कर देता है। युवा वो होता है जो रेत से तेल निकालना जानता है। युवा वो होता है जो लक्ष्य को साधना जानता है। युवा वो होता है जो देश की गति के साथ चलता है, देश के साथ कदम
जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हमारे नौजवान साथी यहाँ है, सारे के सारे आप ऐसे युवा हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और किसी कवि ने लिखा है आप जैसे सभी युवाओं के लिए, छाकर तुम अब आसमान में, छाकर तुम अब आसमान में, सूरज सा यूं प्रकाश करो, जन जन को दे ऊर्जा, पृथ्वी को प्रकाशमान करो, पृथ्वी को प्रकाशमान करो। आज मैं अपने युवा मोर्चा का, जिसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उस संगठन का मैंने एक समय पर नेतृत्व किया था, आज उस संगठन का ये आकार देखकर, जिस प्रकार से आज बाइक रैली निकली और बड़े शॉर्ट टाइम पर आप लोगों ने हमारे संपत जी के नेतृत्व में, हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मुझे आज की रैली को देखकर अपार खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोगों का संगठन, ये संगठन हमारा किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी ये युवा शक्ति प्रदेश के भाग्य को बदलने जा रही है। जिस प्रकार से आज देश के अंदर मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो युवा शक्ति पर भरोसा है। युवा शक्ति हमारे इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। हमारी सरकार का भी ये प्रयास रहा है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं को जितने संभव अवसर हो सकते हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ निर्णय नौजवानों और युवाओं के लिए लिए हैं। पहला निर्णय हमने जिस दिन मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, पहले दिन सबसे पहला एक निर्णय लिया हमारी कैबिनेट ने कि जितने भी सरकारी पद, सरकारी भर्तियां जो होनी है, जो पद खाली हैं, उन पर हम तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और उस समय 24,000 ये पद थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं हम जब सब विभागों को खंगाल रहे हैं, अब सारे विभागों को देख रहे हैं, तो अभी 1734 पद हम पुलिस में, जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो भर्तियां नहीं हुई थी, हमने उन पदों को भी निकालने का प्रारंभ कर दिया है। 1734 पद अभी हमने और खोजे हैं। इसी प्रकार से हमने सहकारिता में निकाले, जितने बैकलॉग है उन बैकलॉगों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन पत्र भरे जाने हैं इस साल में और अगले साल में, जितने भी आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में कोई फीस नहीं देनी होगी। सारी परीक्षाओं के फीस हमने निःशुल्क कर दिया है। इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर अगर आने वाली परीक्षाएं, आईएएस की, पीसीएस की, एनडीए की, सीडीएस की, ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में अगर किसी के माता पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उनको किसी को देखना नहीं है। उनके लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था अब हमारी सरकार करेगी। ये हमने व्यवस्था की। पिछले साल परीक्षाएं नहीं हो पाई बहुत सारी। उन परीक्षाओं के कारण से हमारे सभी नौजवानों का, युवाओं का समय खराब न हो। एक साल जो है कोरोना महामारी में बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई। हमने कहा है कि हम ऐसे अपने भाई बहनों का एक साल का समय खराब नहीं होने देंगे। हमने इन सारी परीक्षाओं का एक साल की समय सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जिनकी फीस 4 लाख, 4.5 लाख रुपए जाती थी, हमने तय किया कि हम एक आम आदमी का बेटा, सामान्य आदमी का बेटा भी अगर उसके अंदर योग्यता, क्षमता है, तो हम सबसे न्यूनतम जितनी फीस हो सकती थी 1,45,000 हमने फीस निर्धारित की है। डॉक्टरों का जो स्टाइपेंड था, जो एमएस और एमडी करते थे, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको अगर आगे पढ़ाई करनी है, एमएस करना है, एमडी करना है, तो अब 7,500 रुपए इस महंगाई के जमाने में बहुत कम है। हमने उनकी जो है स्टाइपेंड को बढ़ाकर
17,000 रुपए कर दिया है। हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के मेले लगा रही है, और रोजगार के मेले ही नहीं लगा रही है, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये फार्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, तमाम प्रकार से। बैंक भी आनाकानी करते थे। हमने कहा अब ये परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक महीने SLBC की जो बैठक होती है, उस बैठक को मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता हूं। हमने कहा है कि जितने भी बैंकों में फॉर्म भरकर आएंगे, उन सारे फॉर्मों पर उनको बैंकों को ऋण स्वीकृत करना पड़ेगा। हमारे नौजवान रोजगार से जुड़े, उसके लिए हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता बनाकर काम करती हैं, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, उनके लिए हमने 5 लाख तक रुपए का ऋण और 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। 2 सेंटर आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले लोगों के लिए। अब कोई काम करना चाहता है, उसको जानकारी नहीं होती है कि काम शुरू कहां से करें। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे हमारे नौजवान भाई हैं, वो काम तो करना चाहते हैं, आप काम कैसे शुरू करें, कैसे वो फॉर्म भरें, कहां से प्रक्रिया प्रारंभ करें, ऐसी तमाम दिक्कतें व्यवहारिक रूप से उनके सामने आती है। मैं अभी अल्मोड़ा गया था 2 दिन पहले। हवाल बाग में आजीविका मिशन के तहत क्यूरीवेटर्स का सेंटर खोल दिया गया है, और उस सेंटर में चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हों, चाहे होम स्टे करने वाले लोग हों, उन सबको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करी गई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये सेंटर तो आपने खोल दिया है, लेकिन इस सेंटर में एक आम आदमी, मान लीजिए कोई गांव का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको जानकारी नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे, कैसे वो अपना काम शुरू करेगा? आप मुझे समझाइए सबसे पहले। तो उन्होंने समझाने का काम किया, उन्होंने बताया। मैं 1 घंटे बल्कि लेट हो गया। उसी तरीके से एक सेंटर कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा में खुला है, दूसरा सेंटर हमारा इसी पौड़ी जिले में कोटद्वार में सेंटर खुल गया है, और उसके बाद हमारा ये नियमित रूप से क्रम चलेगा कि आगे चलकर ये सेंटर प्रत्येक जिले पर खुले और हर जिले में लोगों के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं कि पलायन रोकना है, यहां पर रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालयों को जिले की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि जितने भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उनको उन्हीं के जिलों में काम मिल पाए। सरकार के द्वारा नियमित रूप से राज्य के अलग अलग शहरों में रोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रोजगार के मेले केवल औपचारिक रूप से नहीं लगाए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि रोजगार के मेले लगाए जाएंगे, सारे डीएम, सारे एसएसपी को कहा है, सीडीओ को कहा है कि उसका रिजल्ट आना चाहिए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा प्रतिभा उत्तराखंड के विकास में अधिक से अधिक योगदान दें। इसलिए हम रोजगार के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नौजवान केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। हम उस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं। वो समय जब बीत चुका है जब राज्य की सत्ता एक करप्शन के पंजे में जकड़ी हुई थी। जिन लोगों के लिए पहले दिल्ली वाला परिवार और फिर अपना परिवार प्राथमिकता था, राज्य की जनता उनको एक बार फिर सबक सिखाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के लिए न तो ये प्रदेश कभी प्राथमिकता में रहा है और न ही यहाँ के युवा, न ही यहाँ के युवाओं का रोजगार। आज चुनाव को नजदीक आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा की जा रही है। आज उत्तराखंड का युवा तय कर चुका है कि उसको चुनावी प्रॉब्लम नहीं, विजन के साथ बनाएगा विकास का रोड मैप चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारी ये सरकार तैयार कर रही है। अगले 10 सालों का रोड मैप हमारी सरकार तैयार कर रही है और इस पूरी शक्ति के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि आगे आने वाले 10 वर्षों में हमारे यहाँ क्या क्या काम हो सकते हैं।
बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, अब चुनाव है, 4.5 साल तक दिखाई नहीं दिए, कोई नहीं दिखाई दिया। अब कहते हैं प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ते की बात करके उनको उलझाना चाहते हैं। और पिछली बार भी अगर आपको याद होगा तो एक राजनीतिक दल के लोगों ने 5-5 हजार रुपए के रोजगार गारंटी के नाम पर कार्ड बांटे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस कार्ड का किसी को पैसा मिला? चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले यहां भी कार्ड बांटे गए होंगे, हर विधानसभा में कार्ड बांटे गए थे और एक विधानसभा के अंदर 10-10 हजार लोगों को अंतिम समय में बरगलाने के लिए कार्ड बांटे गए थे। और वो कार्ड से रोजगार मिलना तो दूर, 5,000 मिलना तो दूर, बल्कि जो नेता कार्ड बांट रहे थे वो सारे के सारे वही बेरोजगार हो गए। हम रोजगार देकर, उचित अवसर प्रदान करके इस प्रदेश को और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड का स्वाभिमानी युवा आज भत्ते की बैसाखी नहीं, संभावनाओं की झांकी से अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहता है। आप लोग ही बताइए, जिनका स्वयं का युवराज हमेशा बेरोजगार रहने की कसम खा चुका हो, वो दूसरों को रोजगार देने का काम क्या करेंगे? अब मोदी जी गंगा में नहाते हैं, मोदी जी गंगा में स्नान करते हैं बनारस में, इस पर भी उनको आपत्ति है। मोदी जी केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, उसमें भी आपत्ति है उनको। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं, उस पर भी आपत्ति है। भगवान रामलला का मंदिर, जहां भगवान पैदा हुए थे, उस मंदिर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में होता है, तो उनको उस पर भी आपत्ति है। अब बद्रीनाथ जी का 250 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार हो गया है, वह भी जल्दी ही बनकर हमारे सामने आने वाला है। नई बद्रीशपुरी बनने वाली है, भव्य दिव्य बद्रीशपुरी बनने वाली है। इस पर भी कांग्रेस के लोगों को ऐतराज है, दूसरी पार्टियों के लोगों को ऐतराज है, युवराज को ऐतराज है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, केदारपुरी में मंदिर में 400 करोड़ रुपए लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था? इधर मेरी माताएं बहनें बता दें, मोदी जी तक भी आवाज जाएगी और वो युवराज के कान भी खुलेंगे। बताइए, मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? काशी में भव्य काशी, दिव्य काशी, काशी कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देश के अंदर, दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाना कि तीज मनाया जाना चाहिए? बताइए, मोदी जी को गंगा में स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इनको इन कामों पर भी ऐतराज है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कभी कुछ किया नहीं। इनके पास न नियत है, न नीति है। इसलिए इनको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि करप्शन के काले हाथ वाले इस देवभूमि का विकास कभी नहीं कर सकते हैं। उनके काले हाथ हैं। ये सत्ता में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि दिल्ली वाले परिवार और अपने परिवार का भला कर सकें। इनके आपसे किए जा रहे वादे, आपके आगे जोड़े जा रहे हाथ केवल दिखावटी और बनावटी हैं। अगर ऐसा नेता न होता तो क्या ये 4.5 वर्ष तक आपके बीच से गायब रहते? आप ही बता दीजिए। हमारे धन सिंह रावत जी हैं, सरकार बनी पहले दिन से लगातार काम पर लगे हुए हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी आज पूरे, मैं बताऊं, मैं बनारस गया था, आपको 5 मिनट का समय मैं और ले लेता हूं। हालांकि अभी 2 दिन कार्यक्रम है, लेकिन मुझे बताना चाहिए आपके सामने कि आज देश का मुख्य सेवक कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था और बनारस में हमारी जो बैठक है वो रात को 1 बजे तक चली और 1 बजे जब हमारी बैठक समाप्त हुई, गंगा आरती में हम लोगों ने भाग लिया था उस दिन बनारस में। 1 बजे बैठक समाप्त होने के बाद मेरे से आगे थोड़ा सा योगी जी थे, उससे आगे प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरा भी एक कार्यक्रम और है।
तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि अब रात में 1 बजे कौन सा कार्यक्रम होगा। तो मैंने पूछा कौन सा कार्यक्रम है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मोदी जी बोले कि जितने यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं बनारस में, मैं सांसद हूं यहाँ का, और अगर मैं दिन में लोगों के बीच में जाऊंगा तो लोगों को परेशानी होगी, रोड जाम होगा, रास्ते बंद होंगे, इसलिए मैं इन सारे प्रोजेक्टों को रात में देखता हूं। और 3 बजे रात तक उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट घूम घूम कर देखे। परिश्रम की पराकाष्ठा जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, इन पार्टियों को परेशानी है कि मोदी जी आखिर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। जिन्होंने सौगंध ले रखी है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है, जिन्होंने शपथ ले रखी है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, हिंदुस्तान को नंबर 1 हिंदुस्तान बनाना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोग 4 साल तक गायब थे, अब तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये लौट कर आए हैं तो केवल और केवल आपके वोट के लिए आए हैं। वोट पाकर अपनी सत्ता की भूख को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। ये धन की राजनीति करने वाले लोग हैं और इनकी राजनीति में आम जन कहीं नहीं है। आम जनता, सामान्य जनता कहीं नहीं है। प्रदेश और प्रदेश की जनता से इनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा है और युवाओं को भी केवल और केवल इन्होंने बरगलाने का काम किया है। ये वीर भूमि कैसे भूल सकती है। इसी जनपद के भारत मां के लाल, देश के इतिहास के पहले सीडीएस, जब वो जिंदा थे आज से कुछ साल पहले, इनकी पार्टी के लोग कहते थे वो गली के गुंडे हैं, सेना के लिए अपमानजनक बातें करते थे। हम कैसे भूल सकते हैं। और आज जब चुनाव आ गया है तो देहरादून में रैली करते हैं और जिन जनरल रावत का और जिन सैनिकों का अपमान करते थे उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि आज जो इस पार्टी के युवराज है, उनकी गेंद में खोलने वाला एक नेता एक समय देश विरोधी नारे लगाने वाली टोली में शामिल था। हम कैसे भूल जाएं कि इसी दल के एक नेता ने जय श्री राम का उद्घोष करने वालों को कहा कि ये राक्षस हैं। हम कैसे भूल जाएं इसी दल के एक दूसरे नेता ने हिंदुत्व की जो तुलना है वो आईएसआई से करी है। जिस दल का युवराज ही हिंदुत्व और हिंदू की उचित व्याख्या न कर पाता हो, उसके परिपक्वता की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है। उनसे समझदारी की कोई उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है। इस दल और इसके नेताओं ने हमेशा ही हमारी सनातन संस्कृति को नीचा दिखाया, हमारे प्रतीकों का अपमान किया है। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 21वीं सदी के हिसाब से इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 धाम यात्रा के हमारी ऑल वेदर रोडों का काम चल रहा है। लगातार कर्णप्रयाग, ऋषिकेश रेल लाइन का काम चल रहा है। ऐसे सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। भारतीय दर्शन के वैभव को भी पुनर्स्थापित मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमारे यहाँ पर धन सिंह जी के लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर पासपोर्ट श्रीनगर में खुल चुका है, पासपोर्ट कार्यालय पूरे इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का। इसी के साथ एनआईटी, भारत का इतना बड़ा संस्थान श्रीनगर में बना ही है। आईएएस, आईपीएस, एनडीए की परीक्षा यहाँ पर हो रही है। सुपर 50 यहाँ पर चल रहा है, सुपर 50, सुपर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बनाया गया। 20,000 लीटर पानी हमारी सरकार ने तय किया है कि यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। पिछले बार में जब श्रीनगर आया था तो मैंने आपके सामने घोषणा की थी कि हम श्रीनगर को, चूंकि ये ऐसा शहर है, पूरे 4 धाम की यात्रा यहाँ से होकर गुजरती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, इसका विकास होना चाहिए। धन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा था, हमने इसको नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। बहुत जल्दी हम इसका शासनादेश कर देंगे, ये नगर निगम बन जाएगा और भी बहुत सारी योजनाएं आएंगी।
ठंडी रोडें यहां बना रहे हैं, मैरीन ड्राइव रोड बना रहे हैं लगातार, और आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी जागरूकता से आप सब लोग यहां पर आए, आप सब लोगों ने यहां हमारे सभी नेताओं को सुना। युवाओं की जागरूकता ही न केवल हमारे इस प्रदेश के लिए बल्कि ये देश का भी भविष्य तय करेगी। आज उत्तराखंड का युवा विकास चाहता है, उत्तराखंड का युवा संभावनाओं से भरा आकाश चाहता है, उत्तराखंड का युवा अपने सपनों को साकार करना चाहता है, और उत्तराखंड का युवा एक बार फिर जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ योजनाओं का यहाँ पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है, 1 लाख करोड़ योजनाओं का। और ये तभी संभव हुआ है जब यहाँ पर भी आपकी सरकार, भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों इंजन मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। हम अपने प्रदेश की जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे उस समय मुझे पूरा यकीन है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। ये यात्रा, ये हमारी कोई निजी यात्रा नहीं है। आपके आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ धन सिंह जी काम कर रहे हैं, हमारे मंचासीन नेतागण काम कर रहे हैं। ये यात्रा हमारी किसी की निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। हम सबका ये सामूहिक प्रयास है जो प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग दूर दूर से आए, आपने इतना समर्थन दिया, इतना आशीर्वाद दिया, पुनः आप सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो आप उत्तराखंड के श्रीनगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां भाजपा के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला और इसके साथ ही उन्होंने कई तंज कसे। साथ ही ये वादा किया कि उत्तराखंड को देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार में ये संभव हो पाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।